आज पहले देखूंगा पाइथन का फंक्शन में जितने सारे आर्गूमेंट्स होता है वो आर्गूमेंट्स को पहले फिर से देख लूँगा। पिछले क्लास में तो हमने कुछ बताया था और भी कुछ बाकी है। तो आर्गूमेंट्स का टाइप जानने के बाद हम फंक्शन के ऊपर बेस करके कुछ प्रोग्राम करूँगा। फंक्शन का नॉलेज और भी अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद देखना है कि नया टॉपिक दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट तो हमने पहले देखा था कि हम बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्गूमेंट हम भेजता हूँ फंक्शन में वही होता है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। मतलब यहाँ पर फंक्शन कर रहा हूँ कि एफ शो और ब्रैकेट में दिया से पी कॉमा क्यू। ये पी एंड क्यू होगा रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। मतलब ये दोनों आर्गूमेंट को हमें देना ही होगा। और इस आर्गूमेंट को लेकर हम कुछ कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ। तो सपोज उसको रिटर्न नहीं कर दिया, रिटर्न p प्लस क्यू। और अगर शो को कॉल करना है तो ये दो आर्गूमेंट देकर ही हमको कॉल करना है। इससे कम मतलब दो से कम और दो से ज़्यादा आर्गूमेंट हम नहीं दे सकते। तो ये p एंड q है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। और अगर ऐसा आर्गूमेंट बोलूँ कि कोई आर्गूमेंट के पहले अगर एक स्टार दे दूँ, सपोज यहाँ पर एक ही आर्गूमेंट बोल रहा हूँ p और इसके पहले एक स्टार दे दूँ, तो ये p बन जाएगा वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। यहाँ पर क्या होगा, हम जितना चाहे आर्गूमेंट दे सकता हूँ। ये ऑप्शनल है, हम कुछ नहीं भी दे सकता हूँ, मतलब 0 आर्गूमेंट दे सकता हूँ और जितना चाहे आर्गूमेंट दे सकता हूँ। 10, 20, 30, 40 जितना चाहे आर्गूमेंट हम दे सकता हूँ। ओके, तो अब ये दिखा देगा। हम अगर प्रिंट करूँ से प्रिंट p, ये p का वैल्यू दिखा देगा। ओके, दैट इज 10, 20, 30 एंड 40। ओके, तो अब अगर ये वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट का बाद अगर कुछ आर्गूमेंट दे दूँ से कॉमा देकर q बोल दिया, तो ये कैसा आर्गूमेंट हो जाएगा, ये q हो जाएगा कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट एंड ये रिक्वायर्ड भी। ओके, मतलब इसको हम बोलता हूँ कि रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट। रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट मतलब ये रिक्वायर्ड है, मतलब ये देना ही होगा और कीवर्ड का फॉर्म में ही देना होगा। ओके, मतलब अगर ऐसा कॉल करूं तो ये इमीडिएटली एरर देगा। ओके, इसको कॉल करने से एरर दे दिया। ये बोल रहा है कि शो मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट। ओके, रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट मतलब इस आर्गूमेंट को हमें देना ही होगा, हम मिस नहीं कर सकता हूँ। और कीवर्ड ओनली मतलब कीवर्ड फॉर्म में ही देना है, मतलब हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं बोल सकता। डायरेक्टली वैल्यू बोलने से वो किस आर्गूमेंट के पास चला जाएगा, ये p के पास चला जाएगा, ये q के पास नहीं जाएगा। q में देने के लिए हमको q इक्वल टू ऐसा ही बोलना पड़ेगा। इसी को बोलता हूँ कि कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट। ओके, और डेफिनेशन में जो नाम बोला है वही नाम बोलना पड़ेगा यहाँ पर। मतलब q बोला है तो q ही बोलना पड़ेगा, a b c d ऐसा कुछ नहीं बोलने से नहीं चलेगा। ओके, a बोलने से फिर से एरर देगा कि बोल रहा है कि शो गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गूमेंट a। ओके, a ऐसा कुछ कीवर्ड आर्गूमेंट शो फंक्शन में नहीं है, तो हमको बोलना है तो q ही बोलना होगा। ओके, तो इसी को बोलता हूँ कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट। तो कीवर्ड ओनली आर्गूमेंट कब होगा, जब हम किसी आर्गूमेंट हम वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट के बाद बोलूँगा। ओके, दैट मीन्स आर्गूमेंट गिवन आफ्टर वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट। ओके, तो लेकिन यहाँ पर और भी एक आर्गूमेंट दे सकता हूँ, वो भी वेरिएबल लेंथ आर्गूमेंट के बाद ही होगा।
वो क्या होगा, नेक्स्ट आर्गुमेंट जो बोल रहा हूँ उसको बोलता हूँ कि कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, नेक्स्ट इज कीवर्ड आर्गुमेंट। तो ये जो हुआ है क्यू, ये है कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट, और अभी जो बताने जा रहा हूँ उसका नाम है कीवर्ड आर्गुमेंट। ये दोनों अलग है, कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट एंड कीवर्ड आर्गुमेंट, ये दोनों अलग है। कीवर्ड आर्गुमेंट को बोलने के लिए 2 स्टार देना होगा, डबल स्टार, और इसका नाम कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे KW दे दिया। और ये कहाँ पर दे सकता हूँ, हम एकदम लास्ट में। ओके, मतलब कॉमा देकर डबल स्टार KW। ओके, ऐसा हम बोल सकता हूँ। ये भी ऑप्शनल है, मतलब ये हम दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट ये भी ऑप्शनल है, और ये जो कीवर्ड आर्गुमेंट ये भी ऑप्शनल है, लेकिन ये जो बीच वाला जो आर्गुमेंट मतलब Q, ये ऑप्शनल नहीं है, इसको हमें देना ही होगा। ओके, ये रिक्वायर्ड है। बाकी दो हम दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ। मतलब ये 10, 20, 30, 40 ये चाहे तो दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन Q को देना ही होगा। तो प्रिंट Q भी कर देता हूँ, और इसका वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, से Q इक्वल्स टू Q। ओके, Q, ओके, Q इक्वल्स टू Q, और नीचे KW को भी प्रिंट कर देता हूँ, KW इक्वल्स टू कॉमा देकर KW। ओके, और यह है पहला, P इक्वल्स टू P। ओके, तो अब हम P एंड KW में कुछ नहीं दिया है, ये जो हमने दिया है 60, ये किसके लिए, Q के लिए। और अगर इसको चला, ये P एंड KW ब्लैंक है, और Q में वैल्यू दिया। और यहाँ पर ये जो स्टार वाला आर्गुमेंट, पहला आर्गुमेंट स्टार P, ये है टपल, और ये जो डबल स्टार वाला जो आर्गुमेंट ये है एक डिक्शनरी। ओके, मतलब कीवर्ड आर्गुमेंट इसको बोल रहा हूँ, ये बेसिकली इट इज ए डिक्शनरी। ओके, यह है एक डिक्शनरी, और ये P है एक टपल, मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ओके, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट इज ए टपल। ओके, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट एंड जो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट दोनों ही ऑप्शनल है। ओके, ये भी ऑप्शनल, और ये जो डिक्शनरी का बात कर रहा हूँ ये भी ऑप्शनल। ओके, तो ये कीवर्ड आर्गुमेंट हमेशा लास्ट में बोलना पड़ेगा, और अगर इसको पास करना है ये कीवर्ड आर्गुमेंट, ये हमेशा कीवर्ड फॉर्म में ही पास करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, हम दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता हूँ, लेकिन अगर देना है तो कीवर्ड फॉर्म में ही देना है। ओके, मतलब, और ये लास्ट में ही देना होगा हमेशा, कीवर्ड आर्गुमेंट मस्ट बी द लास्ट। यहाँ पर और भी जो कंडीशन, कीवर्ड आर्गुमेंट मस्ट बी द लास्ट। ओके, इसके बाद और कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल आर्गुमेंट हम नहीं बोल सकता। ओके, तो मतलब अगर हम एक कीवर्ड आर्गुमेंट बोलना चाहता हूँ तो यहाँ पर कॉमा देकर हम जो चाहे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकता हूँ, मतलब कीवर्ड का नाम यहाँ पर कुछ भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब A इक्वल टू 10, कॉमा B इक्वल टू 20, कॉमा C इक्वल टू 30, ऐसा करके कुछ भी नाम बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब ये बन जाएगा एक डिक्शनरी। ये जो A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 20 एंड C इक्वल टू 30, यहाँ पर A B C हो जाएगा की, एंड 10, 20, 30 हो जाएगा इसका वैल्यू, और ये की वैल्यू लेकर बन जाएगा एक डिक्शनरी। और अगर इसको चलाऊं तो ये डिक्शनरी बन गया KW। यहाँ पर क्या हो गया, ये A B C हो गया की,
एंड 10 20 30 हो गया इसका वैल्यू। तो अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट हम रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ओके, यहाँ पर और भी जो कंडीशन है कि नेक्स्ट कंडीशन, वी कैन नॉट रिपीट कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट को हम रिपीट नहीं कर सकता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर कॉमा देकर c इक्वल टू फिर से 100 बोल दिया तो ये इमीडिएटली एरर देगा, बोल रहा है कि कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। अगर इसको चलाऊं तो ये फिर से एरर देगा, कीवर्ड आर्गुमेंट रिपीटेड। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट हम रिपीट नहीं कर सकता हूँ, तो इसके लिए ये हमें हटाना होगा। ओके, ए बी सी एक बार ही होगा। ओके, और कीवर्ड आर्गुमेंट मस्ट बी द लास्ट, एकदम लास्ट में होना चाहिए। अगर इसके बाद कोई नॉर्मल वैल्यू बोल दिया, से 80 बोल दिया, तो ये फिर से एरर देगा। ये बोल रहा है कि पोजिशनल आर्गुमेंट आफ्टर कीवर्ड आर्गुमेंट। ओके, कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट हमने बोल दिया, तो फिर से एरर आएगा, सिंटैक्स एरर, पोजिशनल आर्गुमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट के बाद पोजिशनल आर्गुमेंट बोल दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट। और अगर ये p के लिए कुछ वैल्यू देना है तो एकदम शुरू में देना है। ओके, p के लिए अगर कुछ वैल्यू देना है तो एकदम शुरू में देना है। ओके, मतलब से बोल दिया कि 500, 600, 700, दिस। ओके, और ये 80 को हटाना होगा बस। और ये जो पहला 500, 600, 700 ये किसके लिए हुआ है? ये p के लिए। और q के लिए तो हमने बता ही दिया 60। और बाकी जो a b c ये हो गया k w के लिए। अगर इसको चलाऊं, और p के लिए हो गया 500, 600, 700, और q के लिए तो 60, और k w डिक्शनरी के लिए a b c। ओके, तो यही हुआ यहाँ पर 3 टाइप का आर्गुमेंट। पहला है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, p है वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, q है रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट। ओके, ओके, q इज रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट, और p इज वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, and kw is the keyword argument, kw। ओके, तो मतलब वेरिएबल लेंथ एंड कीवर्ड आर्गुमेंट इस दोनों का बीच में रहेगा रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्गुमेंट। ओके, तो यहाँ पर है 3 टाइप का आर्गुमेंट। और इसके अलावा और भी एक टाइप का आर्गुमेंट होता है, तो उसको बोलता हूँ पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। ओके, इसके बाद और भी एक आर्गुमेंट होता है, दैट इज, उसको बोलता हूँ पोजिशनल ओनली आर्गुमेंट। ओके, तो ये पोजिशनल ओनली क्या होता है? तो मतलब हम यहाँ पर ये सब हटा देता हूँ। अब एक नॉर्मल 2 आर्गुमेंट लिया है, p एंड q। ओके, तो ये p एंड q किस तरीके का आर्गुमेंट है? किस टाइप ऑफ आर्गुमेंट? यह है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, यह है रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, यहाँ पर p एंड q आर रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ओके, रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट, पोजिशनल ओनली नहीं है ये। तो इसका मतलब क्या? तो ये हम नॉर्मल वैल्यू जैसा पास कर सकता हूँ और कीवर्ड के फॉर्म में भी पास कर सकता हूँ। मतलब हम ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 10, 20 ऐसा भी लिख सकता हूँ, और 10 चला जाएगा p में और 20 चला जाएगा q में। अगर इसको दिखाऊँ, p में 10 चला गया और q में 20। और हम ऐसा भी लिख सकता हूँ कि p इक्वल टू 10 एंड q इक्वल टू 20,
ऐसा भी लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर भी P में 10 जाएगा और Q में 20, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसी को बोलता हूँ कि रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गूमेंट। तो लेकिन अगर हमें ऐसा बोल दिया कि इस Q के पहले एक स्लैश बोल दिया और कॉमा देकर Q बोला, ओके, ऐसा भी बोल सकता हूँ P कॉमा स्लैश कॉमा Q, और स्लैश का पहले जितना आर्गूमेंट रहेगा उसी को बोलूँगा पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट। ओके, दैट इज पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट क्या है? Positional only argument are those arguments which are placed before slash का पहले जो आर्गूमेंट होता है उसी को बोलता हूँ पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब P को हमें अभी इक्वल टू देकर पास नहीं कर सकता हूँ, हमें ओनली 10 ऐसा ही पास करना है। ओके, अगर हमने P इक्वल टू 10 लिखा तो इमीडिएटली एरर आएगा। अगर इसको चलाऊँ तो ये एरर दे दिया। क्या बोल रहा है कि शो गॉट सम पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट, ओके, पास्ड एज कीवर्ड आर्गूमेंट। P है किस टाइप ऑफ आर्गूमेंट? पोजिशनल ओनली, और जिसको हमें कैसे पास कर दिया? पास्ड एज कीवर्ड आर्गूमेंट। कीवर्ड आर्गूमेंट जैसा पास कर दिया, इक्वल टू देकर पास किया। मतलब ये कैसे पास किया हमने? कीवर्ड का फॉर्म में पास कर दिया, जो अभी अलाउड नहीं है। पोजिशनल ओनली आर्गूमेंट को हम कीवर्ड के फॉर्म में पास नहीं कर सकता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू हिसाब से पास करना होगा, मतलब डायरेक्ट 10 ऐसा बोलना होगा। ओके, लेकिन Q जो आर्गूमेंट है इसको हम नॉर्मल वैल्यू जैसा भी पास कर सकता हूँ और कीवर्ड के फॉर्म में भी पास कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों टाइप में भी पास कर सकता हूँ। लेकिन P को हम कीवर्ड का फॉर्म में पास नहीं कर सकता हूँ, इसी को बोलता हूँ कीवर्ड पोजिशनल ओनली। ओके, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने डायरेक्टली पास कर दिया तो नो प्रॉब्लम। P में 10 चला जाएगा और Q में 20। ओके, तो यही है पाइथन का फंक्शन का जितना आर्गुमेंट्स। ओके, एनी डाउट अप टू दिस? Any confusion? नो सर। ओके, तो अब हम फंक्शन के ऊपर बेस करके कुछ प्रोग्राम करता हूँ। तो अभी फंक्शन हम कैसे यूज़ कर सकता हूँ ये क्लियर हो जाएगा। तो पहले जो हम प्रोग्राम लिखे थे दैट इज़ डिस्प्ले करना है ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में जितना प्राइम नंबर है उसको दिखाना होगा। तो ये तो हम नॉर्मल फॉर लूप से किया था, मतलब नेस्टेड फॉर लूप। अभी हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ नहीं करेंगे, तो प्राइम नंबर चेकिंग के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। दैट इज़ फर्स्ट डिफाइनिंग ए फंक्शन to check whether a number is prime or not। प्राइम नंबर चेकिंग के लिए एक फंक्शन बनाते हैं। सो डेफ इज प्राइम ऐसा लिखते हैं, और इसका आर्गुमेंट में तो एक नंबर पास करना होगा। n पास किया और कोलन। तो प्राइम नंबर चेक करने के लिए लॉजिक क्या है? हम एक वेरिएबल लूँगा c इक्वल टू 0, हम उस नंबर का फैक्टर को चेक करूँगा, फैक्टर को काउंट करूँगा कि कितना फैक्टर है। तो इसीलिए एक फॉर लूप चलाता हूँ
तो फॉर लूप जो चला रहा हूँ ये इस फंक्शन के अंदर चलाऊंगा। ओके, तो फॉर आई इन, ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा फॉर लूप? 1 से लेकर n तक। ओके, मतलब ये रेंज लेना होगा, रेंज 1 कॉमा n प्लस 1 लेना है, क्योंकि अगर सिर्फ n कर दिया ये तो n माइनस 1 हो जाएगा, इसके लिए 1 कॉमा n प्लस 1 कोलन। और अब इस n को i से डिवाइड करना है, n परसेंटेज i। ये अगर डबल इक्वल टू 0 हो गया, मतलब इसका एक फैक्टर है, अगर ये रिमाइंडर 0 हो गया मतलब i एक फैक्टर यहाँ पर, तो तब हम c इक्वल टू c प्लस 1 कर दूंगा, c को एक इंक्रीमेंट कर दिया। और फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम चेक करूंगा क्या c अगर 2 है तो वो प्राइम है। ओके, क्योंकि प्राइम नंबर का नंबर ऑफ फैक्टर तो 2 होता है और नॉन प्राइम का नंबर ऑफ फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा। तो अगर c का वैल्यू 2 है तो हम रिटर्न कर दूंगा कि ट्रू। ओके, मतलब ये प्राइम है, और एल्स रिटर्न करूंगा फॉल्स। यही हमारा इस प्राइम फंक्शन, अगर प्राइम है तो ट्रू रिटर्न कर दिया और अगर नहीं है तो फॉल्स। ओके, ये दोनों रिटर्न का के अंदर एक ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। ओके, इफ और एल्स किसी एक ही ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होता है, इसके लिए किसी एक ही रिटर्न एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इस प्राइम फंक्शन डिफाइन कर दिया और ये फंक्शन को हम बार बार कॉल करूंगा। तो अब और भी एक फॉर लूप चलाना है, दैट इज फॉर आई इन रेंज। तो ये चलेगा 1 से लेकर 100 तक, मतलब 101 तक। और हर i के लिए हम इस फंक्शन को कॉल करूंगा, दैट इज इफ इज प्राइम ऑफ i। और इस प्राइम फंक्शन में हम i को पास कर दूंगा। तो अगर i प्राइम है मतलब ये i कहाँ पर कॉपी होगा? इस n पे कॉपी होगा। और ये इस प्राइम में जो लूप है ये चलेगा 1 से लेकर i का जो वैल्यू उस i तक। ओके, n में तो i कॉपी हो गया, मतलब 1 से लेकर i का वैल्यू तक ये चलेगा लूप। ओके, मतलब अगर i का वैल्यू 5 है तो n पे 5 कॉपी होगा और ये लूप चलेगा 1 से लेकर 5 तक। और अगर i का वैल्यू 10 है तो ये लूप चलेगा 1 से लेकर 10 तक, ऐसा करके। ओके, और ये अगर ये नंबर प्राइम है तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा। ये ट्रू कहाँ पर आएगा? इस कॉलिंग पॉइंट में। हम तो जानता हूँ कि रिटर्न वैल्यू हमेशा कॉलिंग पॉइंट में आता है। तो इस प्राइम आई ये कॉलिंग पॉइंट, तो इसी के ऊपर आएगा रिटर्न वैल्यू, आइदर ट्रू और फॉल्स। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि इफ अगर वो नंबर प्राइम है तो ये हो जाएगा कि इफ ट्रू। ओके, ऐसा हो जाएगा। और अगर प्राइम नहीं है तो वो हो जाएगा इफ फॉल्स। तो अगर ये इफ ट्रू है तो इफ ब्लॉक चलेगा, और अगर ये इफ फॉल्स है तो एल्स ब्लॉक चलेगा। ओके ओके, तो इफ इज प्राइम ऑफ आई, देन हम प्रिंट कर दूंगा आई को, दैट इज प्राइम इज कॉमा आई। ओके, तो हमारा जो मेन जो लूप ये एकदम छोटा हो गया। हम ये जो प्राइम नंबर चेकिंग का जो प्रोग्राम ये हम सेपरेट कर दिया है। ओके, अलग सा कर दिया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसको चला सकता हूँ, ये सारे प्राइम नंबर को दिखा दिया। तो पहले तो ये एक नेस्टेड
फॉर लूप जैसा किया था, ओके, नेस्टेड फॉर लूप के थ्रू किया था, तो लेकिन हम अभी कोई नेस्टेड फॉर लूप यूज़ नहीं किया है, हम इसके बदले फंक्शन बना दिया। ओके, तो एनी डाउट यहाँ पर, एनी कंफ्यूजन किसी का, एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो ये हो गया इज प्राइम। ओके, तो अब सिमिलरली और भी एक जो प्रोग्राम देखा था पहले कि 1 और 1000 के बीच में जितना आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है उसको दिखाना होगा, दैट इज डिस्प्ले ऑल द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स बिटवीन 1 to 1000। यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक करने का जो प्रोग्राम, ये भी हम एक फंक्शन के अंदर बनाएंगे। तो हम इस फंक्शन को चेंज कर देता हूँ, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ओके, और आर्मस्ट्रॉन्ग चेक करने के लिए हम तो डिजिट को निकालना होगा और उसका क्यूब करके सम एक वेरिएबल में स्टोर करना होगा। तो एस ले लिया समेशन के लिए, और इसके अंदर तो पहले हम एक व्हाइल लूप चलाता हूँ यहाँ पर कि व्हाइल, पहले इस n को कॉपी कर लेता हूँ एक वेरिएबल में से n2 इक्वल टू n, और यहाँ पर अगर n नॉट इक्वल टू 0 है तो हम एक वेरिएबल में n% करूँगा, मतलब पहला डिजिट को ले लिया और इसके बाद s इक्वल टू s प्लस r का क्यूब करना है, दैट इज r टू द पावर 3, और इसके बाद n इक्वल टू n /10, फ्लोट डिवीजन 10। और व्हाइल लूप से निकलने के बाद हम चेक करूँगा इफ n2 अगर डबल इक्वल टू s है तो हम रिटर्न कर दूंगा ट्रू, ओके, और एल्स रिटर्न फॉल्स। ओके, वैसे ही है आर्मस्ट्रॉन्ग चेकिंग का प्रोग्राम, और यही फंक्शन हम चलाऊंगा और एक फॉर लूप में, दैट इज फॉर आई इन रेंज 1,1001, और ये पहला जैसा ही होगा, दैट इज इफ इज आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ आई then colon then print Armstrong is कॉमा देकर आई। ओके, और अगर इसको चलाऊं, ये सभी आर्मस्ट्रॉन्ग को देखा दिया, दैट इज 1, 153, 370, 371, 407। तो यहाँ पर जो एडवांटेज हो रहा है कि पहले जो देखा था कि नेस्टेड फॉर लूप में ये एस को तो ज़ीरो करना पड़ रहा था, ओके, और पहला प्रोग्राम है प्राइम नंबर चेकिंग के लिए भी, तो सी जो वेरिएबल था उसको भी ज़ीरो करना पड़ रहा था, ओके, मतलब रीसेट करना पड़ रहा था। लेकिन अगर ऐसा फंक्शन बना दूँ तो ऐसा कोई हेडेक नहीं होगा, ओके, एस को ज़ीरो करना पड़ेगा और सी को भी ज़ीरो करना पड़ेगा, ऐसा कोई हेडेक यहाँ पर नहीं होगा। एस जैसा ज़ीरो है तो ज़ीरो ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, क्योंकि ये तो बार बार ये तो फंक्शन तो डिफरेंट टाइम में रिपीटेडली कॉल हो रहा है, और जितने बार कॉल होगा एस तो ज़ीरो हो जाएगा, ओके। हमको मैनुअली एस को ज़ीरो करने का कोई ज़रूरत नहीं, फंक्शन कॉल होने से ये एस ज़ीरो हो जाएगा, ये इसका एडवांटेज है, ओके। तो यही है फंक्शन लिखने का एडवांटेज, ओके। तो इस तरह से हम फंक्शन को लिखकर कॉल कर सकता हूँ, ओके। तो अब हम देखूंगा कि फंक्शन में हम म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल आइटम को पास कर सकता हूँ, ओके। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है
कि पासिंग म्यूटेबल आइटम इन फंक्शन। तो हमारे पास तो दो टाइप का आइटम है, वन इज म्यूटेबल अनदर इज इम्यूटेबल। ओके, तो अगर हम फंक्शन में म्यूटेबल आइटम को पास किया तब क्या होगा, और अगर इम्यूटेबल आइटम को पास किया तब क्या होगा, ये हमको देखना है। तो पहले हम म्यूटेबल आइटम को पास करके दिखाता हूँ कि इसका इफेक्ट कैसे होगा। म्यूटेबल का मतलब तो लिस्ट है हमारे पास में, लिस्ट और सेट और डिक्शनरी, ये सब म्यूटेबल है। तो हम लिस्ट ही लेता हूँ पहले। तो एल एक लिस्ट ले लिया और इसके अंदर 4 वैल्यू ले लिया, 10, 20, 30 एंड 40। तो अब एक फंक्शन बनाता हूँ डेफ से चेंज, और इसमें फंक्शन का पैरामीटर भेज दिया दैट इज p। और अब यहाँ पर बोलता हूँ कि p ऑफ से 0 इक्वल टू 1000। ओके, और अब यहाँ पर चेंज को कॉल कर दिया, चेंज l, और इसके बाद हम ये l को दिखाता हूँ, प्रिंट l। तो पहले चेंज होने का पहले l का वैल्यू क्या था ये भी हम दिखा देता हूँ कि बिफोर कॉल l इक्वल टू कॉमा l। ओके, और यहाँ पर दैट इज आफ्टर कॉल l, और ये दोनों का बीच में बता दूंगा दैट इज चेंज l। ओके, तो चेंज कॉल करने का पहले l का क्या वैल्यू था और चेंज कॉल करने का बाद क्या वैल्यू हुआ। तो अब क्या हो जाएगा कि ये 0th एलिमेंट अभी 1000 से रिप्लेस हो जाएगा। तो पहले चेंज करके दिखाता हूँ। ओके, पहले तो था 10, 20, 30, 40, और अब हो गया 1000, 20, 30 एंड 40। तो यही होगा अगर हमने कोई म्यूटेबल आइटम पास किया तो। ओके, मतलब यहाँ पर जो है कि फंक्शन का डेफिनेशन है यहाँ पर, और लिस्ट तो है ये 10, 20, 30 एंड 40। और अब पहले इस चेंज l को कॉल किया और कंट्रोल जाएगा इस डेफिनेशन पे। तो अब क्या होगा, ये जो लिस्ट के लिए पाइथन तक ऑब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर डाल दिया ये जो कंटेंट। ओके, यहाँ पर, और इसका जो एड्रेस ये कहाँ पर स्टोर किया, इस l के अंदर। ओके, यह l, और इसके अंदर है 1000, मतलब ये l अभी इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और अब ये जो l यही हमने पास किया है इस फंक्शन में, चेंज फंक्शन में, इस p में। मतलब ये p वेरिएबल में क्या है, p वेरिएबल में ये l में जो है दैट मीन्स 1000, ये एड्रेस यही है p में। मतलब यहाँ पर एड्रेस कॉपी हुआ है। ये जो फंक्शन का पैरामीटर में जो कॉपी हो रहा है, ये क्या कॉपी हो रहा है, ये एड्रेस कॉपी हो रहा है। l में जो एड्रेस है वही एड्रेस कॉपी हुआ है। दैट मीन्स ये p भी ये l जैसा सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। l एंड p दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। मतलब हम l ऑफ 0 बोलने से जो होगा वही होगा अगर p ऑफ 0 बोलूँ तो। ओके, l ऑफ 0 एंड p ऑफ 0 सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब हम फंक्शन के अंदर लिखा है कि p ऑफ 0 इक्वल टू 1000। मतलब ये जो ओरिजिनल जो ऑब्जेक्ट इसी का ये 10 यही रिप्लेस हो रहा है। ओके, यही रिप्लेस होकर हो गया 1000। तो इसीलिए हम
ये पहला आइटम चेंज होकर दिखा रहा हूँ। ओके, तो पहला आइटम चेंज होकर हो गया 1000, उसके बाद 20, 30 एंड 40। ओके, मतलब एल एंड पी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यही हुआ यहाँ पर। तो हम इसका एड्रेस चेक करके भी देख सकता हूँ। यहाँ पर अगर हमने बोला क्या कि आईडी ऑफ पी, ओके, कॉमा देकर पी, हम यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या आईडी ऑफ पी, पी का आईडी चेक करो मतलब एड्रेस। तो यहाँ पर जो दिखाएगा पी का एड्रेस, और हम इस यहाँ पर देख रहा हूँ कि फंक्शन का बाहर में भी आईडी ऑफ एल चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर तो पी नहीं है, यहाँ पर है एल। ओके, आईडी ऑफ एल। तो ये आईडी ऑफ एल एंड आईडी ऑफ पी ये दोनों सेम होगा। अभी दिखा रहा हूँ चेक करके। ओके, ये दोनों एड्रेस सेम है। अगर देखो 1008 से एंड होता है, ये भी 1008। ओके, सेम एड्रेस ये दोनों। तो यही प्रूफ करता है कि एल एंड पी दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, तो पी से जो चेंज कर रहा हूँ एल से चेंज करने से वही होगा। ओके, सेम ऑब्जेक्ट में ये रिफ्लेक्ट होगा। तो यही है म्यूटेबल आइटम को फंक्शन में पास करने का इफेक्ट। हम फंक्शन से ओरिजिनल आइटम को चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो हम यूजिंग फंक्शन we can change original item और original object। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम फंक्शन के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। यही है म्यूटेबल आइटम पास करने का इफेक्ट। ओके, और अब दूसरा टाइप को पास करता हूँ, दैट इज इम्यूटेबल आइटम को, दैट इज पासिंग इम्यूटेबल आइटम। तो अब हम फंक्शन से ओरिजिनल आइटम को चेंज नहीं कर सकता हूँ। वी कैन नॉट चेंज द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। ओके, तो आप करके देखता हूँ। यहाँ पर लिस्ट के जगह एक टपल लेता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट को हटाकर एक टपल कर दिया। टपल तो इम्यूटेबल है, ये तो चेंज नहीं हो सकता। यहाँ पर अंदर में सेम कोड है, कोई चेंज नहीं। ओके, तो अब क्या कर रहा हूँ कि ये आईडी को हम इसका पहले डिस्प्ले करता हूँ। तो ये हमने क्यों किया, ये हम बाद में ही दिखा जाएगा। ओके, ये हम पहले क्यों किया, तो ये तो हम ये जो मैसेज ये तो एक ही रहेगा, सेम मैसेज। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम मैसेज दिखा रहा हूँ। तो अब क्या होगा, आप इसको पहले देखता हूँ यहाँ पर कि क्या हो रहा है। ओके, तो हमने सेम कोड लिखा है, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट के जगह कर दिया है पेरेंथेसिस, मतलब ये टपल हो गया। तो अब देखता हूँ ये किसका इफेक्ट क्या होगा। तो अब पहले इस टपल के लिए तो पाइथन ने ऑब्जेक्ट बनाया, ओके, पहले जैसा, और इस टपल को रख दिया इस ऑब्जेक्ट के अंदर, और इसका एड्रेस है 1000। ओके, इसका 5000 कर देता हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए, और एल के अंदर है 5000। ओके, इसके अंदर है 5000, और एल अभी इसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, और ये एल हमने पास किया है इस फंक्शन में। ओके, पी में, मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट हुआ, इसका नाम है पी, और इसके अंदर क्या है 5000 ही है। ओके, मतलब पी भी ये सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब तक ठीक है। ओके, तो अभी तक जो हुआ है ये
अप टू दिस पोर्शन हम प्रोग्रामेटिकली दिखा सकता हूँ कि एल एंड पी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर तो अभी हम ये आफ्टर कॉल को कमेंट कर देता हूँ, ये हम बाद में दिखा रहा हूँ। और ये ठीक है, ओके, ये भी जो है इसको ऐसे ही रखता हूँ और ये आईडी को दिखाता हूँ। अब तक ये आईडी और ये आईडी सेम होगा, पहले चेक कर लेता हूँ। ओके तो यहाँ पर तो ये इम्यूटेबल, इसके लिए यहाँ पर एरर आ रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट तो कैन नॉट बी चेंज्ड। तो इसको हम पहले कमेंट कर देता हूँ और इसको फिर से चलाता हूँ। तो अभी अगर आईडी को देखा कि आईडी सेम है, ओके, कोई चेंज नहीं है, 1888 से ख़त्म होता है और ये भी 1888। मतलब अब तक जो हुआ है दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर हमें ऐसा लिखने का कोशिश की P0 = 1000 तो इमीडिएटली एरर आएगा, ओके, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट हम चेंज नहीं कर सकता, ओके, ये इम्यूटेबल है। तो इस लाइन पे एरर आएगा, ओके। तो ये टपल पास करने के बाद उसको चेंज करने का इफेक्ट, ओके, पास तो कर सकता हूँ लेकिन चेंज अगर किया, चेंज करने की अगर कोशिश की तो ही एरर आ जाएगा, क्योंकि टपल इज इम्यूटेबल। तो वही एरर वो दिखा रहा है यहाँ पर, टपल इज इम्यूटेबल, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। टपल में हम आइटम को असाइन नहीं कर सकता, ओके। तो यही है इम्यूटेबल आइटम, हम टपल पास किया, ओके। तो अब हम क्या करूँगा, हम स्ट्रिंग पास करूँगा, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है, ओके। तो हम एल के जगह ले लिया से पाइथन, तो ये एक स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग को तो हम ये इंडेक्सिंग करके तो चेंज नहीं कर सकता, तो लेकिन हम क्या करूँगा, हम ऐसा करूँगा कि ऐसा लिखा के P = कर दिया कि पाइथन इज नाइस, पाइथन इज नाइस, ओके। तो अब अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो आउटपुट क्या होगा, बिफोर कॉल एंड आफ्टर कॉल। तो वो क्या दिखाएगा, बिफोर कॉल = एल लिखा है यहाँ पर, तो पाइथन ही दिखाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और अब आफ्टर कॉल करने से क्या दिखाएगा, एनी आइडिया? हमने फंक्शन के अंदर लिखा है P = पाइथन इज नाइस। तो अब आफ्टर कॉल करने से एल का वैल्यू वो क्या दिखाएगा, तो आप देखता हूँ ये कैसे काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन का जो डेफिनेशन यहाँ पर है, तो अब एल = पाइथन करने से तो फिर से पाइथन एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर है पाइथन और इसका एड्रेस सपोज 1000 और एल के अंदर है 1000, ओके, 1000 और एल इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और हम चेंज को कॉल किया, कॉल करने से एल कॉपी हो जाएगा इस पी में, मतलब एक पी वेरिएबल क्रिएट हो गया और इसके अंदर क्या होगा 1000। ये भी ठीक है, अब तक तो ये सेम ही चल रहा है, पहले जैसा ही सब कुछ हो रहा है, मतलब ये पी भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो मतलब ये P एंड L इसका आईडी अभी सेम ही होगा, ओके।
सेम होगा आईडी, अब तक तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अब ये इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, p इक्वल टू पाइथन इज नाइस। तो इस लाइन को एग्जीक्यूट करने में कोई प्रॉब्लम है? मतलब पाइथन क्या कोई एरर देगा? कोई एरर नहीं होगा। ओके, तो अगर हमने ऐसा लिखने का कोशिश की कि p ऑफ 0 इक्वल टू समथिंग, तब एरर देगा। ओके, यहाँ पर ऐसा अगर कुछ लिखा तब ये एरर होगा। ओके, ये हम लिख नहीं सकता। ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यूज करके, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके हम कुछ आइटम असाइन नहीं कर सकता, ये एरर है। लेकिन अगर हमने ऐसा लिखा कि p इक्वल टू पाइथन इज नाइस, तो ये परफेक्टली ओके है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पाइथन देख रहा है कि हम एक इस स्ट्रिंग को चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो स्ट्रिंग तो चेंज नहीं हो सकता। तो अब पाइथन क्या कर देगा, सिंपली एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा और जिसके अंदर रहेगा इस पाइथन इज नाइस। ओके, और इसका एड्रेस भी अलग होगा, से 2000, और ये रख देगा किसके अंदर, ये p के अंदर। मतलब अभी ये 1000 डिलीट हो जाएगा, अभी रहेगा 2000। मतलब अभी ये p किसको पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। और पहला जो लिंक था, ये लिंक अभी डिलीट हो जाएगा। ओके, ये लिंक अब डिलीट हो गया, ऐसा हो गया। तो इसके बाद ये हो जाने के बाद तो कंट्रोल तो फंक्शन से लौट कर आ जाएगा। ओके, काम तो ख़त्म हो गया। और कंट्रोल इस कॉलिंग पॉइंट में लौट आएगा। और अब ये प्रिंट आफ्टर कॉल ये एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ये एल को दिखा रहा हूँ। तो एल का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू तो पाइथन ही है, यहाँ पर तो कुछ चेंज नहीं हुआ। इसके लिए दोनों टाइम में आउटपुट होगा पाइथन, यहाँ पर भी पाइथन, यहाँ पर भी पाइथन। ओके, नो चेंज। ओके, तो अब इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, दैट इज नो चेंज, दोनों ही पाइथन। ओके, और ये जो एड्रेस दिखा रहा है, ये एड्रेस दिखा रहा है किसका एड्रेस, ये p इक्वल टू पाइथन इज नाइस, ये असाइन करने का पहले का एड्रेस दिखा रहा है। तब तो सेम ही था, p एंड l दोनों तो सेम ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा था, इसके लिए सेम एड्रेस दिखा रहा है। लेकिन अगर हमने इसका नीचे p का एड्रेस प्रिंट कर दो फिर, तब ये डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ये id ऑफ p अगर नीचे प्रिंट कर दूं, तब ये डिफरेंट होगा। id ऑफ p आफ्टर असाइनिंग, ओके, आफ्टर असाइनिंग, तो ये एड्रेस अभी अलग हो जाएगा। इसको अगर फिर से चलाऊं, id ऑफ p आफ्टर असाइनिंग, ये क्या हो गया, ये अभी अलग हो गया। ओके, 504 से एंड होता है। ओके, तो इसीलिए ये प्रूफ करता है कि अभी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन इसका कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा है, इसका असर यहाँ पर नहीं आया। ओके, तो यही हुआ कि स्ट्रिंग भेजने का जो रिजल्ट, स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। तो लेकिन अभी हम जो करना चाहता हूँ कि ये जो चेंज हमने किया है चेंज फंक्शन के अंदर, ये चेंज हम एल में लाना चाहता हूँ। ओके, ये चेंज हम एल में दिखाना चाहता हूँ, मतलब ये पाइथन इज नाइस एल में होना चाहिए। ओके, ये तो फंक्शन के अंदर होने के बाद ये तो ख़त्म हो गया, अभी एल में चाहिए ये चेंज। तो तब क्या करना होगा, इस p को रिटर्न करना होगा अभी। ओके, तो अब हमको ये रिटर्न करना होगा, रिटर्न p। ओके, और ये
जो रिटर्न वैल्यू ये कहाँ पर स्टोर करूँगा, हम एल के अंदर स्टोर करूँगा। एल इक्वल टू लिखना है चेंज ऑफ एल, तो अब ये चेंज एल में हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू हमने अभी रिटर्न किया चेंज से, और वो वैल्यू आ जाएगा एल में। ओके, तो अब अगर चलो एल का वैल्यू दिखाएगा पाइथन इज नाइस। ओके, पाइथन इज नाइस हो गया। ओके, और इस एड्रेस को हम अभी ऑफ कर सकता हूँ। अभी ये सब एड्रेस हमने ऑफ कर दिया। अब अगर इसको डिस्प्ले करूँ तो अब आफ्टर कॉल पाइथन इज नाइस हो गया, क्योंकि हमने अभी रिटर्न किया है। ओके, तो इसीलिए जब हम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को फंक्शन में भेज रहा हूँ, उसको मेन एरिया में चेंज करने के लिए हमको फंक्शन से रिटर्न करना होगा, तो अभी वो चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो मतलब इसका जो जिस्ट हम कर सकता हूँ कि इफ वी want to make change in immutable object through function, okay, through function, then we must return the value from function. ओके, तो हम अगर फंक्शन से किसी इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट का वैल्यू चेंज करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो हमको क्या करना होगा, फंक्शन से वैल्यू को रिटर्न करना होगा, अदरवाइज वो चेंज कभी नहीं होगा, क्योंकि इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट तो चेंज नहीं हो सकता। Okay, any doubt? Any confusion? ओके, तो अब देखना है कि फंक्शन का अंदर में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूं उसका क्या होगा। ओके, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज वेरिएबल्स इनसाइड ए फंक्शन। ओके, तो सपोज एक फंक्शन बनाना, उसे शो, और इसके अंदर एक वेरिएबल बोला कि x इक्वल टू 10। ओके, तो अगर हमने इस बाहर में से बोला कि x इक्वल टू कॉमा x, तो और इसके पहले हमने शो फंक्शन को कॉल भी कर दिया, तो अब x का क्या वैल्यू दिखाएगा। तो शो फंक्शन के अंदर हमने लिया है एक वेरिएबल x, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दिया 10, और हमने शो को कॉल भी कर दिया, और बाहर में दिखा रहा हूँ कि x इक्वल टू x, तो x का क्या वैल्यू दिखाएगा। तो अभी ये एक एरर है, क्योंकि x को वो फाइंड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर एरर दे रहा है कि बोल रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस x। तो अगर इसको चलाऊं तो वो दिखाएगा नेम एरर। ओके, बोल रहा है कि नेम एरर, नेम x इज नॉट डिफाइंड। तो ऐसा क्यों बोल रहा है कि इसका मतलब अगर किसी फंक्शन के अंदर हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर की, तो वो हो जाएगा एक लोकल वेरिएबल। ओके, इसको बोलता हूँ x इज ए लोकल वेरिएबल।
मतलब इसका वैल्यू सिर्फ फंक्शन के अंदर ही हम एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन का बाहर नहीं। दैट इज इट इज एक्सेसिबल ओनली फ्रॉम within show function. Okay, okay, show function. Okay, सिर्फ शो फंक्शन के अंदर से ही हम x को एक्सेस कर सकता हूँ, शो का बाहर में नहीं। ओके, तो इसी को बोलता हूँ क्या, लोकल वेरिएबल। तो लेकिन अगर हम शो का बाहर डिक्लेयर करूँ x इक्वल टू 1000, तो अब ये x वैलिड है, क्योंकि ये x अभी थ्रू आउट द फाइल एक्सेसिबल। ओके, थ्रू आउट द फाइल हम एक्सेस कर सकता हूँ, फंक्शन के अंदर में भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन चेंज नहीं कर सकता हूँ ये जो वेरिएबल। तो फॉर एग्जांपल अभी इसका नाम अलग कर दिया से p, और अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ कि p इक्वल टू p, नाम वेरिएबल का नाम अभी अलग कर दिया समझने के लिए हम इजी कर दिया। तो अब ये p को हम फंक्शन के अंदर से भी एक्सेस कर सकता हूँ और बाहर से भी। तो बाहर में p का वैल्यू 1000 ही दिखाएगा और अंदर में भी 1000 ही दिखाएगा। तो अगर प्रिंट करके बोलो p इक्वल्स टू कॉमा p, ओके, p का वैल्यू 1000 ही दिखाएगा। ये इनसाइड फंक्शन, ओके, p इक्वल्स टू p, और यह है आउटसाइड फंक्शन, आउटसाइड फंक्शन p इक्वल्स टू दिस। तो दोनों टाइम में ये 1000 में दिखाएगा। ओके, तो अब इसको चला, इनसाइड फंक्शन p एंड आउटसाइड फंक्शन p, कोई चेंज नहीं है। तो ये जो p, इसको हम बोलता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल, ये है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो अब ये ग्लोबल वेरिएबल का बिहेवियर क्या है। तो ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर से एक्सेस तो कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ। मतलब सपोज हमने ऐसा लिखने का कोशिश की कि p इक्वल टू p+1, तो अभी इमीडिएटली एरर आ जाएगा। ओके, ये ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता हूँ। यह है यहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल, दैट इज यहाँ पर जो रूल है पाइथन में कि वी कांट चेंज ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड फंक्शन डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली। तो अगर ऐसा किया तो इमीडिएटली एरर आएगा। यहाँ पर एरर दे दिया, ये क्या बोल रहा है कि अनबाउंड लोकल एरर, कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल p where it is not associated with a value। ओके, ये क्या बोल रहा है कि वो समझ रहा है कि p एक लोकल वेरिएबल है। पाइथन हमेशा जहाँ पर हमने वैल्यू को एक्सेस किया, वेरिएबल को, वहाँ पर सर्च करता है कि उसी रीजन में हमने उस वेरिएबल में कोई वैल्यू दिया है या नहीं। मतलब जो शो फंक्शन के अंदर सर्च कर रहा है कि p ऐसा कुछ वेरिएबल हमने p के अंदर कुछ वैल्यू हमने पहले असाइन किया है या नहीं। हमने तो इसके पहले p में कोई वैल्यू असाइन नहीं किया, मतलब शो के अंदर, ये तो शो के बाहर है, इसको अभी जो चेक नहीं करेगा। पाइथन अभी चेक कर रहा है कि शो के अंदर ऐसा कोई p है या नहीं जिसमें हमने वैल्यू दिया है, लेकिन ऐसा तो कोई p में वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए वो ये बोल रहा है कि कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल p where it is not associated with a value।
p में कोई वैल्यू नहीं दिया है। ओके, तो इसको हम किसी भी जगह में नहीं लिख सकता हूँ कि p का वैल्यू हम किसी भी जगह में चेंज नहीं कर सकता हूँ, इसका ऊपर भी नहीं कर सकता हूँ, वहाँ पर भी एक ही एरर आएगा, अनबाउंड लोकल एरर। ओके, सेम एरर। तो यही है पाइथन में स्ट्रिक्ट कंडीशन और रूल कि लोकल वेरिएबल को हम, एक ग्लोबल वेरिएबल को हम फंक्शन के अंदर से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। ओके, तो अगर हमने चेंज करना चाहता हूँ, अब हम चेंज करना चाहता हूँ, तब क्या करना होगा? तब इसके पहले लिखना होगा ग्लोबल कीवर्ड, और जो वेरिएबल को हम चेंज करना चाहता हूँ उसका नाम, ग्लोबल p, ग्लोबल एक कीवर्ड है, और उसके बाद देना है वेरिएबल का नाम जिसको हम चेंज करना चाहता हूँ। और अब हम p को लेकर कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ये ग्लोबल p लिखकर हमने राइट दे दिया कि हम p को लेकर जो चाहे कर सकता हूँ। दैट इज यूजिंग ग्लोबल कीवर्ड, ओके, वी आर गिविंग द राइट दैट with p we can do anything। ओके, ये p को लेकर हम कुछ भी कर सकता हूँ, ये राइट दे दिया हमने, ये ग्लोबल p लिखकर। तो और जो कुछ करना है उसका नीचे करना है। ओके, ये ग्लोबल p जहाँ पर लिखा है, p को लेकर जो काम करना है इस सभी इसका नीचे करना है, ऊपर नहीं कर सकता। ओके, मतलब अगर ये p इक्वल टू p प्लस 1 इसका ऊपर लिख दिया तो फिर से एरर आएगा। ओके, फिर से ये एरर देगा कि सिंटैक्स एरर, नेम p इज यूज्ड प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, तो इसके लिए जो करना है वो ग्लोबल p के नीचे करना है। ओके, p को हम दिखा भी नहीं सकता हूँ, चेंज करना तो दूर की बात है, हम p को दिखा भी नहीं सकता हूँ। मतलब p इक्वल टू p प्लस 1 हम नीचे ही किया, और हम p को हमने ऊपर डिस्प्ले किया, ये भी नहीं कर सकता हूँ, ये फिर से एरर आएगा। ओके, सिंटैक्स एरर, नेम p इज यूज्ड प्रायर टू ग्लोबल डिक्लेरेशन। ओके, ये स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पर। ओके, तो ग्लोबल जो करना है ग्लोबल p का नीचे करना है। ओके, तो हम इसको ग्लोबल p का नीचे कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये p का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ये 1000 को लेकर अभी काम करेगा, 1001 हो जाएगा, और आउटसाइड में भी वही दिखाएगा 1001, इनसाइड में भी 1001 और आउटसाइड में भी 1001। तो अब इसको चलाओ, ये दोनों वैल्यू 1001 दिखा रहे। ओके, any doubt up to this? Any question? नो सर। ओके, तो ये ग्लोबल वेरिएबल हमको बाद में यूज़ करना है, जब हम पाइथन का प्रैक्टिकल प्रोग्राम लिखूंगा बाद में, तब ये ग्लोबल वेरिएबल को हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करना होगा। तो इसीलिए ये रूल हमको अच्छी तरह से जानना होगा कि ग्लोबल वेरिएबल को हम कैसे यूज़ कर सकता हूँ फंक्शन के अंदर। ओके, तो बड़ा प्रोग्राम में ये यूज़ होगा, ये ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो अब देखना है कि नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल, ये तो हमने एक टाइप ऑफ वेरिएबल देखा कि ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, दो टाइप का वेरिएबल, और थर्ड टाइप का एक वेरिएबल भी है। वो क्या है कि नेक्स्ट टाइप ऑफ वेरिएबल इज नॉन लोकल वेरिएबल। नॉन लोकल, ये नॉन लोकल क्या होता है? तो मतलब ये लोकल भी नहीं। ओके, हमने तो पहले देखा कि एक वेरिएबल फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वह है लोकल वेरिएबल, और फंक्शन के बाहर ग्लोबल, ये तो सीधी सी बात है।
तो आप बोल रहे हो कि ये नॉन लोकल, मतलब ये लोकल नहीं है, ओके, और ये ग्लोबल भी नहीं है, ओके। नॉन लोकल मतलब ये लोकल तो नहीं है और ये ग्लोबल भी नहीं है, मतलब ये दोनों का बीच का कोई एक कॉन्सेप्ट है। मतलब ये ऐसा एक वेरिएबल जो ग्लोबल भी नहीं लोकल भी नहीं, तो ये कैसा हो सकता है? ओके, अगर होना है तो लोकल और ग्लोबल ही तो होगा ना। ये लोकल भी नहीं ग्लोबल भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो ये भी हो सकता है यहाँ पर, ओके, पाइथन में ये भी हो सकता है। ये कैसे होगा? तो इसको समझने के लिए हमको पहले समझना होगा कि नेस्टेड फंक्शन, ओके, मतलब हम पाइथन में नेस्टेड फंक्शन यूज कर सकता हूँ। इन पाइथन वी कैन यूज नेस्टेड फंक्शंस। तो इसको हम बोलता हूँ कि इनर फंक्शन, ओके, मतलब एक फंक्शन के अंदर और भी एक फंक्शन हो सकता है पाइथन में, इसको बोलता हूँ कि इनर फंक्शन। ये फंक्शन inside another function, okay, another function। तो इसको कैसे लिखूंगा? जैसे एक फंक्शन लिख रहा हूँ डेफ आउटर, और इसमें कोई पैरामीटर अभी नहीं दिया, कोलन, और इसके नीचे लिख रहा हूँ और एक फंक्शन डेफ इनर, ऐसा भी हम लिख सकता हूँ, ओके। और इसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया से x इक्वल टू 10 और प्रिंट कर दिया x इक्वल टू x। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये x तो लोकल वेरिएबल है, इनर फंक्शन है, ओके। अब अगर ऐसा किया कि इस दोनों का बीच में, आउटर एंड इनर, इस दोनों के बीच में अगर एक वेरिएबल कर दिया कि y इक्वल टू 100, और एकदम ऊपर सभी का बाहर कर दिया p इक्वल टू 1000, ओके, तीन वेरिएबल दिया p x y। तो ये p जो किया है ये है ग्लोबल वेरिएबल, ओके, और ये जो x है ये तो लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल। और ये जो y है इसको क्या बोलूँगा? ये आउटर फंक्शन का रेस्पेक्ट में ये तो लोकल है, लेकिन इनर फंक्शन का रेस्पेक्ट में ये होगा नॉन लोकल, जिसके बारे में अभी बात कर रहा था। मतलब ये कैसा वेरिएबल? इट इज लोकल किसका रेस्पेक्ट में? आउटर का रेस्पेक्ट में, दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू आउटर, but it is non-local, okay, with respect to inner, okay। तो अब ये नॉन लोकल करने से होगा क्या? तो नॉन लोकल करने से यही होगा कि ये जो y ये हम इनर फंक्शन से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता, जैसे हम ग्लोबल को चेंज नहीं कर सकता वैसे ही नॉन लोकल को भी इनर फंक्शन से डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकता। सपोज हमने चेंज करने का कोशिश की तो इमीडिएटली एरर आएगा, मगर सपोज y इक्वल टू वाई प्लस 1 लिखा तो इमीडिएटली एरर आएगा। अगर ये एरर दे ही दिया है ऑलरेडी, अभी तो कॉल नहीं किया इसको, इसके लिए अभी कुछ यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन यहाँ पर एरर दे दिया है, ओके, यहाँ पर 1 एरर दे दिया है, अनरिजॉल्व रेफरेंस y। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है क्योंकि हमने इनर को कॉल नहीं किया है। तो अब हम इनर को कॉल कर रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन है कि इनर को कहाँ से कॉल करना है? इनर को हम बाहर से कॉल नहीं कर सकता, मतलब यहाँ से ऐसा हम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि इनर फंक्शन आउटर के अंदर है, हम बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकता। ये अभी एरर दे रहा है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस इनर। अगर इसको चला बोला कि नेम एरर, नेम इनर इज नॉट डिफाइंड,
तो इसीलिए इनर को हम बाहर से कॉल नहीं कर सकता हूँ। इसको कॉल कहाँ से करना होगा? इसका अंदर से, मतलब आउटर से। ओके, ये जो लेवल है, ओके, ये लेवल का मतलब है अभी हमारा कर्सर कहाँ पर है? ये जो 5 कॉलम पे है, मतलब अभी हम किस फंक्शन के अंदर है? आउटर फंक्शन के अंदर। आउटर फंक्शन से हम इनर को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो अब इसका इफेक्ट को दिखाने के लिए हमको पहले आउटर को कॉल करना होगा। ओके, तभी इनर कॉल होगा। हमने कॉल तो कर दिया, लेकिन ये कॉल कब होगा? हमने लिख दिया है कॉल करने का जो लाइन, मतलब स्टेटमेंट को लिख दिया, लेकिन ये इफेक्ट कब करेगा? जब आउटर को कॉल करूंगा। अभी अगर इसको चला तो ये भी कुछ नहीं दिखाएगा। ओके, आउटर को कॉल करना होगा तभी इनर कॉल होगा, क्योंकि ये तो आउटर के अंदर है। ओके, आउटर कॉल करने से ये इनर को डिफाइन करेगा और फिर से इस लाइन पे 14 लाइन पे आएगा और इनर को कॉल करेगा। तो इसके लिए इनर को कॉल करने के लिए आउटर को कॉल करना है पहले। अब ये एरर दिखाएगा, क्योंकि ये y हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब ये एरर दिखा दिया, दैट इज सेम एरर, अनबाउंड लोकल एरर, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल y where it is not associated with a value, सेम एरर। तो ये एरर तो सेम है, तो इसका मतलब क्या ये कि y के पहले हम ग्लोबल y बोलो? ओके, ग्लोबल y, ऐसा बोलने से क्या होगा? ऐसा बोलने से नहीं होगा, क्योंकि ये y ग्लोबल वेरिएबल नहीं है। ओके, तो अगर इसको चलो फिर से एरर देगा, नेम एरर y इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो ये y एक्चुअली एक नॉन लोकल वेरिएबल है विथ रेस्पेक्ट टू इनर। ओके, ये ग्लोबल भी नहीं, लोकल भी नहीं, ये दोनों का अंदर कुछ ऐसा सिचुएशन। तो इसके लिए यहाँ पर हम ग्लोबल भी नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पर एक नया कीवर्ड यूज करना है, दैट इज नॉन लोकल। ओके, ये नॉन लोकल, ये भी एक दूसरा कीवर्ड है। ग्लोबल भी एक कीवर्ड है और नॉन लोकल भी एक कीवर्ड है, नॉन लोकल y। तब हम इस y को अभी चेंज कर सकता हूँ और हम y का वैल्यू भी दिखा सकता हूँ यहाँ पर, दैट इज y इक्वल्स टू y। ओके, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं, y का वैल्यू 101 हो गया। ओके, तो यही है नॉन लोकल वेरिएबल। अगर दो फंक्शन के बीच में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया, तब उस वेरिएबल को हम बोलूंगा कि नॉन लोकल विथ रेस्पेक्ट टू द इनर फंक्शन। ये आउटर में तो हम डायरेक्टली हम जो है कर सकता हूँ। ओके, आउटर में करने के लिए नॉन लोकल बोलने का जरूरत नहीं, हम y इक्वल टू y प्लस 10 कुछ भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये y इक्वल टू 110 हो जाएगा और इसके बाद इनर में आकर ये होगा, उसके साथ 1 ऐड कर रहा हूँ, मतलब 111 होगा अभी। ओके, यहाँ पर तो 10 ऐड कर दिया, अभी 111 हो जाएगा। ओके, अभी 111 हो गया। ओके, तो आउटर के अंदर हम डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इनर फंक्शन में अगर चेंज करना है तो नॉन लोकल बोलना होगा। और अब अगर p को एक्सेस करना है, मतलब चेंज भी करना है, एक्सेस तो कर ही सकता हूँ, मतलब अगर चेंज करना है तो इसके लिए ग्लोबल बोलना होगा, आउटर में भी इनर में भी। ओके, तो हम दो भी एक साथ कर सकता हूँ, मतलब अगर p को भी चेंज करना है इनर से और आउटर से, तो हमको पहले फिर से बोलना होगा ग्लोबल p और p इक्वल टू p प्लस 1, जो चाहे कर सकता हूँ। और आउटर में भी ऐसा ही करना होगा कि ग्लोबल p, बिकॉज p ये दोनों के रेस्पेक्ट में ही ग्लोबल है। ओके, तो अब p इक्वल टू p प्लस 1। ओके, दोनों जगह में भी बोल सकता हूँ।
मतलब पहले तो ये हो जाएगा आउटर कॉल करने से कि 1001, और इसके बाद यहाँ पर फिर से 1 इंक्रीमेंट होगा, 1002 हो जाएगा। ओके, और अगर हम इसके नीचे p का वैल्यू प्रिंट करूं, ओके, p ये हो जाएगा 1002। यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो रहा है और यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों जगह पर इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 1002। ओके, 1002 होगा। तो हम ऐसा करके ग्लोबल, नॉन लोकल, लोकल सभी को एक साथ एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, तो ये है ग्लोबल एंड नॉन लोकल। ओके, तो अब ये जो देख रहा हूँ कि इनर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमको पहले आउटर को कॉल करना पड़ता है। ओके, आउटर कॉल करने से इनर को अंदर से कॉल करना पड़ रहा है। तो लेकिन अब ये थोड़ा सा हम चेंज करना चाहता हूँ। अब क्या करूँगा, हम पाइथन में जो होता है कि हम फंक्शन का भी एड्रेस रिटर्न कर सकता हूँ। ओके, किसी का भी एड्रेस रिटर्न कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथन में सब कुछ ऑब्जेक्ट है, हम जो चाहे कर सकता हूँ। किसी भी आइटम का रेफरेंस लेकर काम कर सकता हूँ, एनी आइटम। फंक्शन भी यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसका भी एड्रेस हम ले सकता हूँ। ओके, तो हम फिर से इसको लिखता हूँ, इसको सभी को हटा दिया और हम ऐसा लिखा के से डेफ शो और कोलन देकर से प्रिंट हेलो। तो हम ऐसा कर सकता हूँ कि एक वेरिएबल दिया x इक्वल टू बोल दिया कि शो, लेकिन ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करूँगा, सिर्फ नाम लिखूंगा। ओके, किसी भी फंक्शन के लिए हम ऐसा कर सकता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करूँगा, सिर्फ नाम x में असाइन कर दिया। तो अब क्या हो जाएगा कि हम x से x लेकर एक ब्रैकेट अगर दे दूँ तो ये शो को ही कॉल करेगा, क्योंकि शो फंक्शन का एड्रेस हम x के अंदर स्टोर कर दिया है। अब x ब्रैकेट ओपन क्लोज करने से शो को ही कॉल करेगा, मतलब हेलो दिखाएगा। ऐसा भी हम कर सकते हो यहाँ पर। तो एनी फंक्शन के लिए मैं कर सकता हूँ, मतलब शो ही लिखना है ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, हम किसी भी फंक्शन के लिए कर सकता हूँ। मतलब सपोज लिखा कि x इक्वल टू प्रिंट, इसका भी ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करूँगा, मतलब यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का जो एड्रेस यह हम x के अंदर डाल दिया। अब अगर x ब्रैकेट में हेलो लिखूँ तो ये हेलो दिखा देगा, क्योंकि x से हम प्रिंट को ही कॉल कर रहा हूँ, तो अब यहाँ पर हेलो ही दिखाएगा। ओके, तो ऐसा करके हम जो चाहे कर सकता हूँ, किसी भी फंक्शन का एड्रेस हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसको इसी तरह कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो अब हम क्या करूँगा कि एक फंक्शन बना रहा हूँ कि डेफ शो और आउटर। ओके, और इसके अंदर बोल दिया कि डेफ इनर, और यहाँ पर बोला कि प्रिंट दिस इज इनर। ओके, और हम अब क्या करूँगा, यहाँ पर रिटर्न करूँगा, यहाँ से रिटर्न इनर, लेकिन ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं करूँगा। ओके, सिर्फ इनर लेकर विदाउट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब क्या होगा, ये इनर फंक्शन का एड्रेस रिटर्न करेगा। ओके, तो अब हम क्या करूँगा, इस आउटर को कॉल करूँगा। तो आउटर अब क्या कर रहा है, इस इनर को रिटर्न कर रहा है, मतलब इनर का एड्रेस। तो अब ये किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, x इक्वल टू आउटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये x में क्या आ गया, इनर फंक्शन का एड्रेस। ओके, इसका मतलब अगर हमें x ब्रैकेट ओपन क्लोज किया तो ये किसको कॉल करेगा, अभी इनर को कॉल करेगा, क्योंकि x के अंदर अभी इनर फंक्शन का एड्रेस आ गया। ओके,
तो आपको दिखाएगा कि दिस इज इनर। ओके, दिस इज इनर। तो ऐसा करके हम बाहर से भी इनर फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ इनडायरेक्टली। ओके, आउटर फंक्शन से इनर फंक्शन का एड्रेस को रिटर्न करके हम बाहर से उसको कॉल कर सकता हूँ। ओके, तो लेकिन अगर इनर के बाद हम ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया तो क्या होगा? तो क्या ऐसा होगा? तो अब क्या होगा? अब इनर का एड्रेस रिटर्न नहीं हो रहा है। तो अब अगर इसको चलाऊं, इस प्रोग्राम को चलाऊं, तो आउटपुट क्या होगा? तो अब क्या हो रहा है कि हम इनर को कॉल कर रहा हूं। ओके, ब्रैकेट ओपन क्लोज का मतलब क्या? इनर फंक्शन को हम कॉल कर रहा हूं, मतलब ये दिस इज इनर तो दिखा देगा क्योंकि इनर तो कॉल हो रहा है। लेकिन रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ से रिटर्न हो रहा है, इनर जो रिटर्न कर रहा है वही रिटर्न हो रहा है। इनर फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है, इनर क्या रिटर्न कर रहा है? यहाँ पर तो हमने कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा इनर के अंदर। ओके, ये रिटर्न तो आउटर में है, इनर के अंदर कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनर फंक्शन अभी नॉन रिटर्न कर रहा है, तो वो नॉन रिटर्न होगा और एक्स में स्टोर होगा। ओके, इसका मतलब अभी एक्स के अंदर क्या है? अभी नॉन है। तो अगर हमने एक्स ब्रैकेट ओपन क्लोज की तो ये इमीडिएटली अभी एरर देगा। वो क्या बोलेगा कि नॉन ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, नॉन को हम कॉल नहीं कर सकता क्योंकि एक्स के अंदर अभी नॉन है। तो ये अब इमीडिएटली एरर देगा। एरर दे दिया, टाइप एरर, बोलता है कि नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, तो ऐसा एरर भी आ सकता है कभी कभी। हमारा प्रोग्राम जब हम करूँगा तो बाद में तो हम ऐसा एरर भी देख सकता हूँ कभी कभी कि नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समझना होगा कि हम ऐसा कुछ कॉल कर रहा हूँ जो फंक्शन नहीं है और जिस वेरिएबल के अंदर है नॉन, तो उसी को हम कॉल करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, तो इसीलिए बोल रहा है क्या नॉन टाइप ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। ओके, ओके, तो अब तक एनी डाउट है किसी का? एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो यही है पाइथन का फंक्शंस एंड फंक्शंस रिलेटेड जो जो बिहेवियर हो सकते हैं वो हमने बताया, वेरिएबल्स, आर्गुमेंट, ओके, सब कुछ लेकर। तो अब हम नया टॉपिक में जा रहा हूँ, दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी हमको करना होगा अगर प्रोग्राम अच्छी तरह से लिखना है तो। दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो ये एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन है एक रन टाइम एरर। ओके, एक्सेप्शन इज ए रन टाइम एरर, मतलब जो रन टाइम में होता है। तो ये एरर कौन देता है? ये देता है पाइथन वर्चुअल मशीन। इट इज डिटेक्टेड, ये डिटेक्ट करता है और देता है, डिटेक्टेड एंड गिवन बाय पीवीएम, मतलब पाइथन वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन प्रोग्राम जब रन कर रहा है तब। तो हम एक एग्जांपल देता हूँ ये कब होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख रहा हूँ कि प्रोग्राम स्टार्टेड और नीचे लिखा कि x इक्वल टू 5/0। ओके, तो हमने 5 को 0 से डिवाइड करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो इंटीजर डिवीजन हो रहा है। तो इंटीजर डिवीजन में 0 से डिवाइड ये अलाउड नहीं है,
ओके, इमीडिएटली यहाँ पर एरर होगा, तो ये रन टाइम एरर होगा, ये कंपाइलर एरर नहीं है। मतलब कंपाइलर कुछ समझेगा नहीं, कंपाइलर तो सिंटैक्स चेक करता है, सिंटैक्स तो ठीक है, सिंटैक्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रन करने का टाइम में पीवीएम देखेगा कि ये तो पॉसिबल नहीं है 0 से डिवाइड करना, तो वो इमीडिएटली एरर देगा। और आफ्टर, यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ कि आफ्टर डिवीजन, तो इसी लाइन पे ये प्रोग्राम को रोक देगा। ओके, ये स्टॉप कर देगा इमीडिएटली, ये नंबर 2 में। और ये थर्ड लाइन ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर इसको चलाएं, ये प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया है, बोलता है कि 0 डिवीजन एरर, इंटीजर डिवीजन और मॉड्यूलो बाय 0। ओके, प्रोग्राम स्टार्टेड, ये लाइन को दिखाया, लेकिन ये आफ्टर डिवीजन ये लाइन डिस्प्ले नहीं हुआ है। तो यही जो एरर, इसी को बोलता हूँ क्या, एक्सेप्शन और रन टाइम एरर। ओके, तो अगर ऐसा एरर हो रहा है तो प्रोग्राम बीच में रुक जाएगा। मतलब इसका नीचे अगर कुछ है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। प्रोग्राम को तो चलते देना है। ओके, प्रोग्राम चलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए प्रोग्राम को। अगर ऐसे बीच में रुक गया तो यूज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या हो रहा है। हम तो समझ रहा हूँ कि हम तो प्रोग्रामर है, हम तो समझ रहा हूँ कि ये सब हो रहा है, लेकिन नॉर्मल जो यूज़र इस प्रोग्राम को चलाएगा वो तो कुछ समझेगा नहीं। वो देखेगा कि ये कैसा प्रोग्राम है कि बीच में रुक गया, ये इसका बाद जो लाइन ये तो नहीं आ रहा है। ओके, यूज़र तो कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम किसी भी तरीके से प्रोग्राम को चलते देना है। ओके, तो हमको ऐसा कुछ करना होगा कि जो भी हो बीच में प्रोग्राम चलेगा। ओके, प्रोग्राम रुकेगा नहीं, ये डिवीजन बाय 0 और कुछ भी हो जाए, ओके, प्रोग्राम चलेगा। तो हमको ऐसा कुछ करना है कि किसी भी सिचुएशन में प्रोग्राम को हमको कंटिन्यू करना है। तो ये जो सिचुएशन अभी हुआ है इसी को बोलता हूँ कि एक्सेप्शन और रन टाइम एरर। तो एक्सेप्शन किसको बोलता हूँ, एक्सेप्शन है रन टाइम एरर, ये तो सिंगल लाइन डेफिनेशन। और हम ऐसा बोल सकता हूँ कि एक्सेप्शन इज एन अनवांटेड सिचुएशन, अनवांटेड सिचुएशन जो क्या कर रहा है, जो प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो नहीं होने दे रहा है। ओके, अनवांटेड सिचुएशन which interrupts, okay, interrupts or disrupts normal flow of program execution, ओके, प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। ओके, नॉर्मल फ्लो नहीं हो पा रहा है, ये रुक जा रहा है, प्रोग्राम बीच में रुक जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए, जो अनएक्सपेक्टेड है। और ऐसे इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, तो इसका रिजल्ट है अब एबनॉर्मल टर्मिनेशन। इट्स रिजल्ट is abnormal termination of the program। ओके, प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जा रहा है। ओके, प्रोग्राम ठीक तरह से ख़त्म नहीं हो पा रहा है। तो हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे कि हमारा क्लास स्टार्ट हो गया, क्लास स्टार्टेड, ओके, और इन द मीन टाइम से नेट कनेक्शन चला गया। ये तो हमेशा होता है, फ्रिक्वेंटली ये होता है, दैट इज नेट कनेक्शन ऑफ और लोड शेडिंग हो गया। नेट कनेक्शन ऑफ हो गया और लोड शेडिंग हो गया। लोड शेडिंग, तब तो हमारा क्लास तो रुक जाएगा। ये क्लास का जो नॉर्मल फ्लो हो रहा है ये तो नहीं होगा। अगर हमारा घर में कोई बैटरी कनेक्शन और ऐसा कुछ नहीं है तो ओके, सपोज हमारा घर में कुछ भी नहीं है तो तब तो क्लास को बंद करना होगा, ये क्लास तो बंद हो जाएगा। मतलब एबनॉर्मल, इसका रिजल्ट क्या होगा,
ये abnormal termination of the class खत्म नहीं होगा, शुरू तो हो गया क्लास लेकिन खत्म नहीं होगा, मतलब ठीक तरह से खत्म नहीं होगा। जहाँ पर खत्म होना चाहिए था, जो टाइम में खत्म होना चाहिए था उसी टाइम में खत्म नहीं होगा, उसका पहले ही खत्म हो जाएगा। तो यही जो नेट कनेक्शन फेलियर और लोड शेडिंग ये जो हुआ, यही है एक्सेप्शन। ओके, इसी को बोलता हूँ कि एक्सेप्शन, नेट कनेक्शन एक्सेप्शन और लोड शेडिंग एक्सेप्शन, ऐसा बोल सकता हूँ। तो और भी एक एग्जांपल, सपोज हम गाड़ी से कहाँ पर जा रहा हूँ, दैट मीन्स ट्रैवलिंग स्टार्टेड। ओके, तो गाड़ी में हम सपोज कहीं पर जाना चाहता हूँ, दैट इज ट्रैवलिंग हमने स्टार्ट किया है। ओके, और बीच रास्ते में सपोज टायर पंक्चर हो गया, दैट इज टायर पंक्चर। ओके, तब तो हम, अगर गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा टायर नहीं है तो हम जाना नहीं सकता, वहीं पर तो रुकना होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा गाड़ी भी नहीं और टायर भी नहीं, कुछ भी नहीं, तब तो हम कहीं पर जा नहीं सकता, मतलब ट्रैवल को हमको कैंसिल करना होगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो रहा है, एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ ट्रैवल। ओके, ट्रैवल को हमको कैंसिल करना पड़ेगा। दैट इज टायर पंक्चर जो हुआ, ये भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज एक्सेप्शन, टायर पंक्चर एक्सेप्शन, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, अगर हमारा काम स्टार्ट होने के बाद ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है जो अनवांटेड है, ये टायर पंक्चर और लोड शेडिंग, ये तो कोई नहीं चाहता है कि ऐसा हो। ओके, हर दिन लोड शेडिंग हो और नेट कनेक्शन फेलियर हो, ये तो कोई नहीं चाह रहा है। ओके, दैट मीन्स ये अनवांटेड है। तो यही अनवांटेड सिचुएशन जो हमारा काम को इंटरप्ट कर रहा है, हमारा जो नॉर्मल काम, उसका जो नॉर्मल फ्लो वो नहीं होने दे रहा है, इसी को बोलता हूँ कि ये अनवांटेड सिचुएशन है एक्सेप्शन। ओके, तो अब क्या करना होगा कि इस एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा, तब तो पता चलेगा कि एक्सेप्शन क्या होता है। तो ये एक्सेप्शन है अनवांटेड सिचुएशन जो हमारा नॉर्मल काम को रुक रहा है, नहीं होने दे रहा है। तो अब ये एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना है। ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हमारा टॉपिक है। तो ये हैंडलिंग का मतलब क्या, तो हमको कुछ ऑल्टरनेटिव वे बनाना होगा कि अगर ऐसा सिचुएशन हो रहा है तो हमको क्या करना चाहिए, मतलब एक ऑल्टरनेट वे को बताना है जो हमको करना चाहिए जब एक्सेप्शन हो रहा है तब। ओके, मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या, कि दैट इज वी हैव टू स्पेसिफाई, वी हैव टू मेंशन और स्पेसिफाई what we have to do, what we have to do if exception occurs, if exception occurs। ओके, अगर एक्सेप्शन हुआ, जब हो रहा है तब हमको क्या करना चाहिए, यही बोलने का जो टेक्निक, इसी को बोलता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, दैट इज टू स्पेसिफाई some alternate way, okay, when exception occurs, when exception occurs। okay, तो यही बोलने का जो तरीका वही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब एक्सेप्शन हुआ है तब हम अब क्या करूँगा कि यहाँ पर एक ऑल्टरनेट वे बताना है। तो वो क्या है, अगर नेट कनेक्शन फेलियर हो गया और लोड शेडिंग हो गया तो हम एक बैटरी अटैच कर दूंगा, मतलब अटैच एन इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर। ओके,
तो यही जो इन्वर्टर अटैच कर रहा हूँ यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओके, इसी को बोलता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग। मतलब ये एक ऑल्टरनेटिव वे, अगर लोड शेडिंग हो गया तो हम इन्वर्टर को अटैच कर दूंगा, तब क्या होगा, तब एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होगा। तब क्या होगा, तब नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द क्लास, क्लास जहाँ पर ख़त्म होना चाहिए था वहीं पर ही ख़त्म होगा। यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और पहले जो था दैट इज नेट कनेक्शन फेल्योर, वो है एक्सेप्शन। ओके, तो यही है एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, दोनों का डिफरेंस। एक्सेप्शन का मतलब एक अनवांटेड सिचुएशन जो प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो उसको रुक रहा है, उसको नहीं होने दे रहा है। और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, तो अगर एक्सेप्शन हो रहा है तब हमको क्या करना चाहिए, यही बोलने का जो टेक्निक, यही है एक्सेप्शन हैंडलिंग। और उसमें क्या होगा कि प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ओके, प्रोग्राम जहाँ पर ख़त्म होना चाहिए था वहीं पर ख़त्म होगा। ओके, और यहाँ पर भी अगर टायर पंक्चर हो गया तो हम क्या करूँगा कि एक्स्ट्रा टायर अटैच कर दूंगा। दैट इज अटैच एक्स्ट्रा टायर। ओके, तब यहाँ पर भी प्रोग्राम का मतलब ट्रैवलिंग का नॉर्मल टर्मिनेशन होगा। ओके, तो यही है यहाँ पर भी एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई एक्सेप्शन हो रहा है तो हमको ये करना चाहिए, अदरवाइज प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा। ओके, तो यही है एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो अब हमको ये पाइथन में इम्प्लीमेंट करना है। तो पाइथन में हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, ये जो एक्सेप्शन हो रहा है इसको हम बोलता हूँ कि मतलब अगर प्रोग्राम में ऐसा कुछ हो रहा है तो इसको हम बोलता हूँ कि रिस्की। ये जो नेट कनेक्शन फेलियर और लोड शेडिंग और टायर पंक्चर, ये सब तो रिस्की है ना। ओके, ये तो रिस्की काम है, मतलब ये रिस्की कोड, प्रोग्राम का टर्मिनोलॉजी में अगर बोलूँ यह है रिस्क है यहाँ पर। ओके, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये रिस्की कोड। तो अब हम पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग को इम्प्लीमेंट करना है। दैट इज इम्प्लीमेंटिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ओके, इन पाइथन। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर जो सिंटैक्स यूज करना होगा वो है दैट इज ट्राई कोलॉन। ओके, ट्राई एक ब्लॉक है और एक कीवर्ड भी, ट्राई कीवर्ड देकर एक कोलॉन, और इसके अंदर बोलना है कि रिस्की कोड, मतलब जहाँ पर रिस्क है, मतलब जो लाइन पे एक्सेप्शन हो सकता है वही लाइन को बोलना है ट्राई के अंदर। और इसके नीचे बोलना है कि एक ब्लॉक, इसको बोलता हूँ कि एक्सेप्ट कोलॉन, ये भी एक ब्लॉक है। और इसके अंदर बोलना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। ओके, तो यही है मेन एक्सेप्शन हैंडलिंग का ब्लॉक। और भी ब्लॉक है यहाँ पर, दैट इज फाइनली नाम का भी एक ब्लॉक है और एल्स नाम का भी एक ब्लॉक है। ओके, एल्स एंड फाइनली, तो ये इसका बारे में हम बाद में बात करूँगा। अभी हम देखूंगा कि ये दो मेन ब्लॉक दैट इज ट्राई एंड एक्सेप्ट। तो ट्राई में लिखना है रिस्की कोड, मतलब जहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है। ओके, दैट इज वेयर एक्सेप्शन कैन अराइज, ओके।
तो वही कोड लिखना है ट्राई एंड एक्सेप्ट के बीच में, और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग करने का कोड। ओके, तो अगर हम पहले जो एग्जांपल दिया था उसी के बारे में बात करूं, दैट इज हमारा दैट इज क्लास स्टार्टेड एंड ट्रैवलिंग। तो ये अगर इसके साथ एनालॉजी करूं, दैट इज हमने ट्राई किया है यहाँ पर, और इसके अंदर क्लास स्टार्टेड। ओके, तो क्लास स्टार्टेड तो ये रिस्की है, मतलब क्लास स्टार्ट होने के बाद तो लोड शेडिंग हो सकता है, नेट कनेक्शन भी फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ पर रिस्क है, मतलब यहाँ पे एक्सेप्शन अराइज हो सकता है, मतलब यही है रिस्की कोड। ओके, और अब इसके बाद है एक्सेप्ट, और कोलन देकर यहाँ पर है एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड। तो यहाँ पर क्या हैंडलिंग करूँगा, दैट इज अटैच इन्वर्टर। ओके, बस। तो अगर क्लास स्टार्ट होने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मतलब आइदर लोड शेडिंग और नेट कनेक्शन फेलियर, तो हम इन्वर्टर को अटैच कर दूंगा। okay. मतलब पाइथन क्या करेगा, पाइथन ऊपर से नीचे आएगा और ये रिस्की कोड को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन हुआ तो पाइथन कहाँ पर आएगा, पाइथन आएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में। ओके, और अगर यहाँ पे कुछ लिखा है तो यहाँ पर हम कुछ लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कुछ ऑप्शनल है। ओके, अगर कुछ नहीं लिखना है तो हम पास भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर पास एक कीवर्ड है, तो ये इसका मतलब है नल स्टेटमेंट। ओके, पास का मतलब है एक नल स्टेटमेंट, नल स्टेटमेंट। तो ये भी हम लिख सकते हैं, ये कोई दूसरा लैंग्वेज में सेमी कोलन जैसा है। अगर किसी ने जावा सी प्लस प्लस किया है तो उसका पता होगा कि इट इज़ इक्विवेलेंट टू सेमी कोलन इन सी और सी प्लस प्लस और जावा। ओके, तो पाइथन में इसको बोलता हूँ कि पास। तो अगर किसी ब्लॉक में हमको कुछ लिखना नहीं है तो हम पास लिख सकते हैं। तो और अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो लाइन और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, और वो नीचे चलाएगा और प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होगा, मतलब प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि क्लास स्टार्ट हो गया और इसके बाद यहाँ पर लोड शेडिंग हुआ। ओके, एंड लोड शेडिंग। ओके, और पाइथन आ जाएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, और ये अटैच इन्वर्टर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और नीचे चलता रहेगा, मतलब यहाँ पर भी नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम होगा। ओके ओके, और जो ट्रैवलिंग का जो एग्जांपल दिया था वहाँ पर भी दैट इज ट्राई और ट्रैवलिंग स्टार्टेड। ओके, ये ट्रैवलिंग स्टार्टेड हम ऊपर में दे सकता हूँ। ओके, ट्रैवलिंग स्टार्टेड, और इसके अंदर हुआ है कि टायर पंक्चर्ड। ओके, टायर पंक्चर्ड। ओके, और इसके बाद वो आएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, और यहाँ पर लिखा है कि अटैच एक्स्ट्रा टायर। तो पहले तो पाइथन ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दिया और ये ट्राई ब्लॉक में आया और टायर पंक्चर हुआ, मतलब एक्सेप्शन रेज हुआ, और पाइथन आएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, और हमने टायर अटैच कर दिया और पाइथन नीचे चला आएगा और नीचे आकर प्रोग्राम का
नॉर्मल फ्लो होगा, नॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके। और अगर कोई एक्सेप्शन नहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्शन नहीं हुआ है, एक्सेप्ट ब्लॉक में वो कब आएगा, इफ एक्सेप्शन ऑकर्स, दैट इज इफ एक्सेप्शन ऑकर्स। ओके, अगर एक्सेप्शन ऑकर नहीं किया है तब वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा। ओके, इफ एक्सेप्शन ऑकर्स, ओके यहाँ पर भी। तो अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ है तब वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा, तब कहाँ हो जाएगा, तब एक्सेप्ट ब्लॉक को बाईपास करके यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पर आ जाएगा और नीचे चलता रहेगा, नॉर्मल टर्मिनेशन ही होगा, एक्सेप्ट ब्लॉक बाईपास हो जाएगा। अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो, इफ exception did not occur। ओके, अगर एक्सेप्शन हुआ तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक भाया एक्सेप्ट ब्लॉक नीचे आएगा, और अगर एक्सेप्शन नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट ब्लॉक में नहीं आएगा, इसको बाईपास करके नीचे चला आएगा। ओके, तो अब इसको पाइथन में देखता हूँ ये कैसे हो रहा है। तो अब यहाँ पर तो ज़ीरो डिवीजन हो गया, तो इसका प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया। तो अब इसको हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करना है। तो यहाँ पर यही जो 2 नंबर लाइन, यही रिस्की है, रिस्की कोड। तो यही लाइन को हमें रखना है कि ट्राई के अंदर। ओके, और इसका नीचे लिखना है कि एक्सेप्ट। ओके, और अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है तो हम यहाँ पर पास लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, हम पास नहीं लिख रहा हूँ, मैसेज देता हूँ, तब सभी को समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर बोलूँगा कि एक्सेप्शन हैंडल्ड, एक्सेप्शन हमने हैंडल कर लिया। अब पाइथन आ जाएगा आफ्टर डिवीजन में। तो पाइथन देखेगा कि पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन देखेगा यहाँ पर 0 डिवीजन हो रहा है, और अगर एक्सेप्शन हुआ पाइथन देखेगा कि हम ये हैंडल किया है या नहीं, मतलब इसका एक्सेप्ट ब्लॉक है या नहीं, यही देखेगा। तो हमने तो एक्सेप्ट ब्लॉक दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पाइथन इस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा और एक्सेप्शन हैंडल इस मैसेज को दिखाया, और दिखाने के बाद लाइन नंबर 7 में चलाएगा और प्रोग्राम नॉर्मली ख़त्म होगा। अब ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा। इसको अगर चला, नो एरर मैसेज। ओके, पहले प्रोग्राम स्टार्टेड, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडल्ड और आफ्टर डिवीजन। तो अब प्रोग्राम का नॉर्मल टर्मिनेशन हुआ है। कोई प्रॉब्लम तो हुआ था, लेकिन हमने इसको हैंडल कर लिया। ओके, तो इसीलिए सभी टाइप का एक्सेप्शन के लिए हमको वो हैंडल करना है। ओके, तो अब तक कोई डाउट है? एनी डाउट? नो सर। ओके, तो अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, तो और भी क्लियर होगा कि हम इसको कहाँ पर यूज़ करूँ। तो सपोज हम यूज़र के पास से कोई नंबर ले रहा हूँ, दैट इज x इक्वल टू इनपुट एंटर ए नंबर, और इसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर नंबर लेना चाहता हूँ, इनपुट फंक्शन तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है, इसको तो हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन हम तो ये भी जानता हूँ कि अगर यूज़र ने कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दे दिया तो ये तो यहाँ पर एक्सेप्शन होगा। ओके, सपोज इसको चलाऊँ और यहाँ पर दे दिया का 4.5, तो अब इमीडिएटली एक्सेप्शन होगा और प्रोग्राम रुक जाएगा। एक्सेप्शन दे दिया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विथ बेस 10 4.5। अगर इसके नीचे कुछ है, मतलब
कोई स्टेटमेंट दे दिया कि आफ्टर इनपुट, तो ये तो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको अगर फिर से चला, यहाँ पर दिया कि 4.5 एक्सेप्शन हुआ और प्रोग्राम रुक गया, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। प्रोग्राम को तो चलते देना है, प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है, ऐसे रुकना नहीं है। तो आप प्रोग्राम को चलाना है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन को हैंडल करना होगा। यूज़र तो कुछ भी दे सकता है, यूज़र तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि प्रोग्राम में क्या होता है, हमको पता है, यूज़र को तो पता नहीं है। तो इसीलिए यूज़र कुछ भी कर सकता है, हमको इसको हैंडल करना है। ओके, तो इसीलिए इस लाइन को हमें देना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, और ये एक्सेप्ट ब्लॉक। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो ये पाइथन आएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में, और यहाँ पर हम एक मैसेज दे दूंगा कि प्लीज गिव एन इंटीजर वैल्यू। ओके, ये यूज़र को हम बता दूंगा। ओके, और अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर यूज़र फ्लोटिंग पॉइंट दो और कुछ भी दे रहा है, तो कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो पाइथन ये एक्सेप्ट ब्लॉक में चला आएगा और ये मैसेज को दिखाएगा, और उसके बाद दिखाएगा आफ्टर इनपुट। अगर इसको चलाऊँ तो अब 4.5 दे रहा हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बोल रहा है कि प्लीज़ गिव एन इंटीजर वैल्यू और आफ्टर इनपुट। ओके, तो ये हम एक लूप के अंदर भी चला सकता हूँ, कि ऐसा भी कर सकता हूँ कि यूज़र जब तक ना करेक्ट वैल्यू दे रहा है तब तक ये लूप में चलता रहेगा, करेक्ट वैल्यू देने से ये लूप से बाहर आएगा। ओके, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ऐसा करने के लिए हम एक लूप के अंदर डाल दूंगा इसको कि व्हाइल ट्रू। ओके, और ये टोटल जो ब्लॉक ये लूप के अंदर कर दिया, और ये लूप से कब बाहर आएगा, जब सब कुछ ठीक है तब। ओके, मतलब अगर यूज़र ने सही नंबर दिया है तो हम यहाँ से ब्रेक कर दूंगा, और अगर नहीं दिया तो ये लूप चलता रहेगा। ओके, मतलब ये कैसे काम करेगा, पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। ओके, इसको रन किया, एंटर नंबर, हमने बोला कि 4.5, तो ये बोल रहा है कि प्लीज़ गिव एन इंटीजर वैल्यू। अब ये लूप चल रहा है। ओके, ये लूप अभी ख़त्म नहीं हुआ, फिर से बोला एंटर नंबर, और फिर से हमने गलत दिया, से बोला कि 6.7, और फिर से बोल रहा है कि प्लीज़ गिव इंटीजर नंबर और एंटर नंबर, अभी चल रहा है। और अभी हमने एक ABCD एक स्ट्रिंग दे दिया, फिर से गलती किया, और फिर से बोल रहा है कि गिव एन इंटीजर वैल्यू। ओके, कोई एरर नहीं आ रहा है, एंटर नंबर, और अब हम सही नंबर दे रहा हूँ इंटीजर। अब आफ्टर इनपुट एंड प्रोग्राम स्टॉप हुआ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो ये हमारा प्रोग्राम, तो पाइथन तो व्हाइल लूप में चला गया, और ये एंटर ए नंबर ये दिखा रहा है, और इस लाइन पे एरर हुआ है, मतलब यूज़र ने दिया है 4.5, यहाँ पर एरर है। एरर होने से ही पाइथन कहाँ पर जाएगा, पाइथन यहाँ से डायरेक्टली जंप करके इस एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाएगा, और ये ब्रेक बाईपास हो जाएगा। जिस लाइन पे एक्सेप्शन होगा उसके नीचे और एक्सेप्ट के ऊपर जितना लाइन होगा सब बाईपास हो जाएगा, मतलब अब ये ब्रेक बाईपास हो जाएगा, और पाइथन चला जाएगा इस एक्सेप्ट ब्लॉक में, और ये लाइन दिखाएगा दैट इज प्लीज गिव एन इंटीजर वैल्यू। ओके, दैट मीन्स पहले दिखाया क्या एंटर नंबर, और यहाँ पर हमने दिया कि 4.5, और यहाँ पर दिखा गया प्लीज गिव एन इंटीजर वैल्यू, ये दिखा है, और फिर से हुआ आएगा कि लूप तो चल रहा है,
फिर से वो बोलेगा कि एंटर नंबर, और फिर से अगर हमने गलत दिया और वही काम होगा 5.60, तो और फिर से वो आएगा वाइल ट्रू में। ओके, यहाँ से वो कहाँ आ रहा है, ये वाइल ट्रू में, और वो बोल रहा है कि एंटर नंबर, एंटर नंबर, तो ये चल रहा है। और अब हमने फिर से ये बोला कि प्लीज गिवन डालो और एंटर नंबर, और अब हम दिया कि सही नंबर दैट इज 7। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर जब प्रॉब्लम नहीं होगा तब वो उसका ब्रेक मिलेगा। ओके, तब उसका ब्रेक मिलेगा, और ब्रेक मिलने से वो लूप का बाहर कर देगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर दैट इज आफ्टर इनपुट। ओके, तो अगर सब कुछ सही है तो, और ये एक्सेप्ट में कब आएगा, जब इफ एनी प्रॉब्लम। ओके, और यहाँ पर कब आएगा कि इफ नो प्रॉब्लम। ओके, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो ठीक है, तो आज के लिए एक्सेप्शन का हमने कॉन्सेप्ट दिया है, एक्सेप्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करता हूँ। तो हम नेक्स्ट क्लास में यही देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग और भी हम किस तरीके से कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है फाइल हैंडलिंग।